नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्या बोले भारत के इस खास एपिसोड में। मैं हूं राजेश राज, बिहार के सीमांचल के एक महत्वपूर्ण शहर अररिया में अभी मौजूद हैं। और अररिया जो है एक महत्वपूर्ण जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। फॉरबिसगंज इसकी व्यापारिक हम कह सकते हैं राजधानी है और जोगबनी और फॉरबिसगंज जो है वो नेपाल से सटा हुआ है, जहां पर नेपाल के लोग भारत आते हैं जबकि भारत के लोग नेपाल भी जाते हैं और ट्रेडिंग का काम भी करते हैं। हम इस लोकसभा क्षेत्र के सियासी नफा नुकसान का लेंगे जायजा, बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे यहाँ का सियासी मूड कि आखिर जनता क्या कुछ सोचती है। तो आइए आपको ले चलते हैं सियासी गुफ्तगू के लिए जनता जनार्दन के पास। अररिया लोकसभा क्षेत्र सीमांचल का एक महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर के जिला परिषद कार्यालय के पास डीडी न्यूज की टीम अभी पहुंच चुकी है, जहां पर हम मतदाताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिहार में चाय की दुकान को राजनीति की पहली पाठशाला कहा जाता है और इस पाठशाला पर जो लोग बैठते हैं उससे कितना जनमत का निर्माण होता है, क्या कुछ सियासी गुफ्तगू वो करते हैं, इसका हम जायजा लेंगे। और एक चाय की दुकान है, इसी चाय की दुकान पर लोग देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति की बातचीत जब बिहार में होती है तो कहा जाता है कि रिक्शे वाले, खोमचे वाले या फिर चाय के दुकानदार जो हैं उनको भी राजनीति की बहुत बारीक समझ होती है। और शायद यही वजह है कि देखिए चाय के प्याली के साथ जो लोग चाय पीने वाले लोग हैं चाय यहाँ पी रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं। हम इन लोगों से आपको सीधे रूबरू कराएंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ जनता का मूड है, क्या कुछ सियासी नफा नुकसान है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका सर? गौस मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे गौस साहब, अररिया जो जिला है वो कहा जाता है कि सीमांचल का एक इम्पोर्टेंट जिला माना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। कितना बदला है अररिया, कितना डेवलपमेंट हो पाया अररिया का? अररिया में जब तक मरहूम तस्लीम साहब थे, स्वर्गीय तस्लीम साहब थे, तब तक जो है डेवलपमेंट की बात होती थी, डेवलपमेंट हुआ। अभी तो जो भी नेता है वो अपने लिए है, अपने लिए करता है, पार्टी के नाम पर जीता है, पार्टी के नाम पर मरता है। पब्लिक उसको वोट थोड़ी देता है, पार्टी को वोट देता है। बाढ़ से निजात बहुत जरूरी है। बाढ़ से ये जिला प्रभावित है और महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जो तस्लीमुद्दीन साहब का सपना था उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो भी सांसद बने हम लोग चाहते हैं कि महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट जमीन पर लागू हो, हम लोग बाढ़ से बच जाएं। ये अररिया जिला बन गया, यहाँ पे मजदूर टाइप का कोई मतलब जुगाड़ नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक संसद बना, कहीं कोई काम नहीं। दिल्ली मेरठ पंजाब जाकर करता है यहाँ का आदमी। अभी आधा आदमी आपको पंजाब में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा ना। अब 5 लाख वोट है तो 5 लाख में 2 लाख आदमी बाहर में है। पलायन जो है एक बड़ा मुद्दा। जी बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आपको क्या लगता है कि पलायन बेकारी जो है ये कितना बड़ा मुद्दा है अररिया में? अररिया जिला का सबसे बड़ा जो है मुद्दा बाढ़ है, बेरोजगारी है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। जिसको हम लोग वोट दे के भेजते हैं वो उस बात को वहाँ मुद्दा उठाना चाहिए, वो उठाता नहीं है। बेरोजगारी और बाढ़ का जो मुद्दा को यहाँ पर जो है कड़ी मेहनत के साथ करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार में चाय की दुकान को राजनीति की पहली पाठशाला कहा जाता है और चाय की दुकान पर जो गॉसिप होती है उस गॉसिप में कहीं ना कहीं जनमत का निर्माण भी होता है। बहुत सारे जो मतदाता हैं यहाँ बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, चाय की चुस्कियों के साथ पॉलिटिकल गपशप करते हैं और वो शहर से गांव की तरफ भी जाता है। और इसी की वानगी जो है एक चाय की दुकान पर लेने के लिए हम अररिया जिला मुख्यालय पर अभी मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के सुधी मतदाता हैं, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असीरुद्दीन शाह। साहब,
कैसे देखते हैं? अररिया के बारे में कहा जाता है कि एक ये पिछड़ा जिला है, जबकि बगल की सीमा नेपाल से लगता है। नेपाल के लोग यहाँ ट्रेडिंग के लिए भी आते हैं, व्यापार करने आप भी जाते हैं। फिर भी अररिया में जितना बदलाव होना चाहिए, क्या वो बदलाव हो पाया? अभी तक अररिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि सियासी जमात के तरफ से उपेक्षित है ये समाज यहाँ का। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार नहीं है और सिर्फ आश्वासन पर नहीं चलता है। आश्वासन बहुत बड़ा बड़ा हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। 2 करोड़ नौकरी का बात हो या और भी बात है, और सिर्फ ये 5 किलो अनाज आवाम समझ नहीं रहा। ये 5 किलो अनाज जो मिल रहा है ये अनाज नहीं है। ये आप सिलेंडर पर 500 रुपया बढ़ गया एक सिलेंडर पर। पेट्रोल एक आदमी गिनत के हिसाब से 10 लीटर एक आदमी को पेट्रोल पड़ता है तो 500 रुपया, 1000 रुपया सरकार लेती है तो आपको 200-150 का अनाज दे रही है, तो 1000 रुपया तो उसका जा रहा है, तो गरीबी और बढ़ गया है। अररिया में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? जो बाढ़ की समस्या या बेरोजगारी बेकारी के अलावा भी कुछ लगता है कि यहाँ पर ऐसी समस्या है जिस पर जो नौजवान हैं या जो महिलाएं हैं वो बात करती हैं? यहाँ तो बहुत बड़ा समस्या मुद्दा है, युवा बेरोजगार है। अब बाढ़ पीड़ित इलाका ये सबसे पिछड़ा इलाका है हिंदुस्तान का, और इस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं किया। एमपी बहुतों लोग आए लेकिन एक एमपी तस्लीम साहब की तरह एमपी आज तक को न बना न बनेगा। देखिए, अररिया जिला भले ही पिछड़ा हुआ जिला माना जाता हो, लेकिन मतदाता जागरूकता के मामले में आगे है। और यहाँ पर देखिए एक वकील साहब हैं जो मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि मतदान केंद्रों तक आइए, वोटिंग करिए। उंगली पर लगी स्याही सिर्फ निशान नहीं, आपकी शान है, देश की पहचान है, लोकतंत्र की जान है और आपके अधिकार का सम्मान है। अपने मतदान के अधिकार पर गर्व कीजिए, वोट करिए। बहुत ही मौजू है ये संदेश कि लोग जिस तरीके से पहले चरण में या दूसरे चरण में भी मतदान का फीसदी कम रहा है, हालांकि गर्मी और लू की वजह से भी ऐसा संभव हुआ है, बावजूद इसके अररिया में वकील साहब प्रेरित कर रहे हैं लोगों को मतदान केंद्रों तक आने के लिए। एक ये अनूठा उदाहरण हम कह सकते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिंह, अधिवक्ता। ये क्या, ये जो कटआउट आपके हाथ में है जी, ये लेकर के क्या करते हैं आप लोग? ये लेकर के लोगों को प्रेरित करते हैं कि चूंकि हम अधिकार की बात करते हैं, हम आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और आरटीआई का आवेदन लगाते हैं तो अधिकार की बात करते हैं, साथ में कर्तव्य भी लोगों को बता रहे हैं कि मतदान हम सभी की जिम्मेवारी है। और खास करके ये गर्म मौसम है, इसलिए लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप सुबह सुबह जाइए और मतदान कीजिए अपना। और खास करके इस क्षेत्र में जो है ये किसान वाला क्षेत्र है, लोग फसल कटनी में भी व्यस्त हैं, इसलिए भी मतदान का परसेंटेज कुछ कम हो रहा है। इसलिए प्रेरित करते हैं लोगों को कि आप जाइए, वोट दीजिए, अपने काम से समय निकाल कर वोट दीजिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। के सियासी मिजाज को जानने के लिए हम कुछ दुकानदारों, कुछ नौजवानों से भी बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर भरत नाम हुआ मेरा। सुधीर, आप
क्या कहना चाहेंगे, कैसा सांसद चुनना चाहते हैं अररिया के लिए? अररिया में हम जो अररिया का विकास करे, हम वैसा सांसद चुनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल कुमार ठाकुर हुआ। अच्छा, गोपाल ठाकुर है। गोपाल भाई, आप ये बताओ कि अररिया कितना बदला, अगर हम तब और अब में फर्क देखें, कितना बदलाव हुआ? अररिया में ज्यादातर कहा जाए तो कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। जैसे कि रोड वगैरह जो है उस टाइप से हल्का फुल्का रोड बना है। और हम लोग कैंडिडेट के ऊपर नहीं, मतलब प्रदीप सिंह हो या शहनवाज आलम हो या कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। जो विकास करे, जो विकास का मुद्दा उठाए, हम आगे मतलब ऊपर देख के वोट दे रहे हैं। ठीक है, हम नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं। जी, आपने पहले का भी चुनाव देखा, अभी भी चुनाव आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अररिया को कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? देखिए, प्रतिनिधि की बात है जहाँ तक, प्रदीप बाबू भी ठीक ही हैं, लेकिन उनसे जो बन पाता है वह करते हैं और काम हुआ है अररिया में। कौन सा वो मुद्दा है जो युवाओं के जेहन में? सर, अररिया में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। यहाँ पे अभी तक कोई भी बड़ा इंडस्ट्री नहीं लग पाया है। बाढ़ का बहुत बड़ा समस्या है। एजुकेशन हब नहीं है, विद्यार्थी के लिए कुछ नहीं है। अररिया डेवलपमेंट तो हुआ है, ये बात नहीं, क्योंकि मैं 1960 से तो अपना याद में देख रहा हूँ इलेक्शन, और अभी 50-60 साल हो गया। मेरा 70-72 साल उम्र है। डेवलपमेंट हुआ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो तीव्र गति उतना तीव्र नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो प्रदीप कुमार सिंह हैं, और बात जगह जो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ सुनने को आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का हवा अब कुछ जो है, कुछ क्षेत्र में अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि शाहनवाज भाई का जो हवा है। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किधर जाएं, कहाँ जाएं, इसलिए कि हम तो अपने दिल के अंदर में जो है बात को छुपाए हुए बैठे हुए हैं। अररिया में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व क्या है, क्या उनकी स्थिति है, ये जानने के लिए एक दवा की दुकान पर हम मिताली से बातचीत कर रहे हैं। मिताली, जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित है अररिया में? क्या महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है क्या? हाँ, हमारे बिहार में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, पहले भी और आज भी। और पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है महिला के लिए हर जगह में, मुस्लिम में भी और हिंदू संस्कृति में भी। तलाक को लेकर के भी बहुत बेटर ऑप्शन हुआ है पहले से। और पहले महिला थी कि बाहर नहीं निकलते थे हम लोग, और आज के डेट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट में महिलाएं ही दिखेगी। हमारे पास सत्तू वाले भैया हैं अररिया में, हम उनसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? रमेश कुमार जी। रमेश जी, सत्तू गर्मी को मारने के लिए जो राजनीतिक तापमान है वो अभी बढ़ रहा है, और जो गर्मी है, मौसम का मिजाज है, वो गर्म हो रहा है। तो क्या यहाँ सत्तू पीते पीते राजनीतिक बातचीत होती है लोगों से? क्या क्या बात करते हैं? बस यही पक्ष विपक्ष की बात होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसी का बात होता है। और एंजॉय हम लोग करते हैं। वोटिंग का समय 7 मई है, हम लोग को वोट डालना है। किसके पक्ष में डालना है ये तो अपने पर है। बाकी बात राजनीति की तो गप होती रहती है। दुकान में है, कस्टमर है, आते हैं जाते हैं, बात विचार होती रहती है। तो क्या मतलब खूब एंजॉय करते हैं आप लोग? कोई हारता है, कोई जीतता है? हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिनका होगा वो अपना जीतेंगे, जिनका काम अच्छा होगा वो हारेंगे, जीतेंगे, जिनका काम खराब होगा वो हारेंगे, बस यही है और क्या। अररिया कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, जहां से वरिष्ठ कांग्रेस नेता डूमरलाल बैठा जैसे लोग भी अररिया का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और बाद के दिनों में यहाँ पर जनता दल ने कब्जा किया। सुखदेव पासवान जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और फिर बीजेपी से 5 बार चुनकर इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पहले यह क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 2009 के परिसीमन में यह सामान्य सीटों की श्रेणी में आ गया, जहां पर तस्लीमुद्दीन, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने यहां पर पताका लहराया और बाद के दिनों में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह का यहां पर झंडा बुलंद हुआ। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज और बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर मिली जुली स्थिति दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका परचम है। सिर्फ
जो जोकीहाट है वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और जो अररिया विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो 7 मई को यहाँ पर चुनाव होंगे उसमें परचम कौन लहराता है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। क्या बोले भारत के इस विशेष एपिसोड अररिया लोकसभा क्षेत्र में अब हम पहुंच चुके हैं फॉरबिसगंज में। फॉरबिसगंज व्यापारिक स्थली है अररिया लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर लोग नेपाल के जो लोग हैं वो भी यहां पहुंचते हैं और यहां के लोग भी वहां जाते हैं और फिर व्यापार करने का काम करते हैं। हम एक ढाबा पर हैं, ये बरार ढाबा है जहां पर जो बड़ी तादाद में जो 4 लेन है, इस 4 लेन पर चलने वाली जो ट्रकें हैं वो ट्रकें यहाँ रुकती हैं और यहाँ पर लोग सुस्वादु भोजन का आनंद उठाते हैं। भदेसपन लिए एक देसी लुक हम कह सकते हैं कि देने की कोशिश इस ढाबा में की गई है और इसी ढाबे में जो भोजन करने वाले लोग हैं उनसे हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जायका समझने की कोशिश करेंगे। इस सियासी माहौल में जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो माहौल है, इस माहौल में क्या बातें होती हैं, लोग क्या बात करते हैं। आपके ढाबे पर राजनीतिक बातें आप सुनते होंगे कि क्या क्या बातें होती हैं, तो क्या जो भोजन का जायका है उसके साथ पॉलिटिकल तड़का भी जो है वो लगता हुआ? सर तड़का तीनों तरफ से लग रहा है। एक मौसम का तड़का भी, जैसे गर्माहट मौसम में बढ़ती जा रही है और साथ के साथ इलेक्शन आ रहा है तो गर्माहट चारों तरफ है। हर तरह के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, सबके डिफरेंट ओपिनियन है। लेकिन इस बार कुछ अच्छा दिख रहा है कि लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ सोच के ज्यादा बोल रहे हैं, हर चीज को ध्यान में रख के बोल रहे हैं। अभी एक तरफा मुद्दा किसी भी तरफ से नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि जो, क्योंकि हमारे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है इस टाइम वर्ल्ड वाइड, और अब यूथ अब इन चीजों को कमांड में ले रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए। अब वो जाति से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने के लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक नौजवान है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? सत्यम पीयूष नाम हुआ सर मेरा। सत्यम, आप कैसे देखते हैं यहाँ जो अररिया का सांसद कैसा चुनना चाहते हैं? देखिए हम तो चाहते हैं कि जो हमारा सांसद हो वो एक युवा हो जो हमारे बातों को आगे रख सके, क्योंकि हमारे जो सांसद अभी वर्तमान में जो सांसद हैं प्रदीप सिंह जी, उन्होंने बीजेपी फिर से मौका उन्हें दिया है बीजेपी ने, लेकिन हम चाहते थे कि कोई नया सांसद आए यहाँ पर। लेकिन अब मोदी जी का नाम पूरे देश में चल रहा है तो हम लोग मोदी जी के नाम को लेकर उन्हें सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि अपने इस्तेमाल करें अपने पावर का और अच्छी चीजें लोगों के सामने लेकर के आए। उनसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें आगे रहेंगी, तो उस पर वो खड़ा उतरे, यही हमारा रहेगा। और अब कुछ उत्साही नौजवान हैं, उनसे हम समझेंगे कि यहाँ का जो अररिया का जो पॉलिटिकल जायका है वो भोजन के जायके से कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस कुमारवा। प्रिंस, आप ये बताइए कि जो अररिया का सियासी जो अभी तापमान है वो बढ़ा हुआ है और जो मौसम का तापमान है वो भी बहुत बढ़ा हुआ है। काफी गर्मी है, काफी लू है। गर्मी और लू से बचने के लिए लोग शिकंजी और छाछ का आनंद ले रहे हैं, साथ ही आप भोजन का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जो राजनीतिक जायका है वो कैसा है अररिया का? वर्तमान लोकसभा की बात करें तो दोनों कैंडिडेट जो अभी मुख्य लड़ाई में दिख रहे हैं तो उनका भी एक तरीके से समझिए कि मौसम के अनुरूप उनका भी टेम्परेचर अभी हाई ही है, क्योंकि इस बार जो मतदाता है वो ओपन हो नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका भी जायका है वो बिगड़ सकता है।
और अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होगा 7 मई को तो फिर किस करवट बैठेगा ये देखना होगा। और भी देखिए हमारे साथ नौजवान है। आपका क्या नाम है? कुणाल, आप क्या कहेंगे, किस तरीके का यहाँ मिजाज दिख रहा है? जो पॉलिटिकल जायका है यहाँ का वो कैसा दिख रहा है? पॉलिटिकल जायका का बात करें तो लोग अभी भी खुल के बात नहीं कर रहे हैं किस मैटर पे, मगर कुछ बेसिक मुद्दा है जो पूरी नहीं हो पाई है। इन पे बहुत बार बात हुई कि हाँ ये होना चाहिए, मगर जैसे मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे बेसिक चीज सबसे बड़ी बात है, कोई एक स्टेडियम नहीं है जहाँ पे खिलाड़ी जा सके, अपने लिए कुछ प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। ढाबे में अभी हम और भी युवाओं से बातचीत करेंगे कि आखिर अररिया में कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो प्रभावी हैं। उनसे हम यहाँ के नौजवानों से बात करेंगे जो यहाँ भोजन का लुत्फ उठाने के लिए आए हैं। एक नौजवान ऐसे ही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश। नीतीश, क्या कहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम भी नीतीश है, आपका भी नाम नीतीश है, कैसा लगता है? लगता कुछ नहीं है, बस हमारे हाथ में मौका नहीं है, हम चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो सियासत में तो काफी दिनों से हैं, लेकिन उस चीज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। आखिर पलायन क्यों हो रहा है? पलायन जो हम देखते हैं छोटे लेवल से हो रहा है, आखिर हमारे जिला से पलायन क्यों हो रहा है? एक छोटा सा हम उदाहरण देते हैं आपको, अगर कल एक बच्चा का एक्सीडेंट हो जाए तो वो यहाँ से पूर्णिया चला जाता है, यहाँ से विराटनगर जाता है, वो अररिया में ही क्यों नहीं इलाज करा रहा है अपना? अगर हम पढ़ाई की ही बात करें, एक बच्चा जब इंटर पास करता है या मैट्रिक पास करता है, बैग लेके सीधा पटना का बस पकड़ लेता है, क्यों? अररिया में क्यों नहीं रुक रहा है वो? अररिया जिले का फॉरबिसगंज, और फॉरबिसगंज से ठीक सटा हुआ है जोगबनी, जो अररिया जिले का सीमावर्ती इलाका है। और ठीक जोगबनी के बाद नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है और विराटनगर एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है, जहां से लोग, जो विराटनगर के लोग हैं वो फॉरबिसगंज आते हैं, जोगबनी आते हैं खाने पीने के लिए, व्यापार करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। कुछ ऐसे ही बुजुर्ग, युवा, महिला जो नेपाल के जो विराटनगर के लोग हैं वो यहाँ पर देखिए जायके का लुत्फ लेने के लिए आए हैं इस ढाबे पर। यह ढाबा मैंने आपको पहले ही बताया कि बेहद ही लोकप्रिय ढाबा है अगल बगल के जिलों के लिए और पड़ोसी मुल्क नेपाल के लिए भी। तो नेपाल के जो व्यापारी हैं, जो आम नागरिक हैं, उद्योगपति हैं, वो बिहार पॉलिटिक्स को कितना समझते हैं, वो कितना रुचि लेते हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा? लीलाधर अग्रवाल। जो बिहार का पॉलिटिकल जायका है, पॉलिटिकल जो आनंद है, वो उठाने के लिए आप फॉरबिसगंज में मौजूद हैं, तो क्या लगता है कितना एंजॉय कर रहे हैं बिहार पॉलिटिक्स को? हम लोग बिहार पॉलिटिक्स को एंजॉय करने का खुशी है, क्योंकि लालू जी बहुत बड़े आदमी थे, इनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। अब लालू जी चले गए, लालू जी नहीं है, उनके लड़के हैं, वो कितना आएंगे, कब आएंगे, क्या आएंगे, लेकिन हम लोग अब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं फुल्ली। नीतीश जी के बारे में क्या? बहुत खुशी बात है, मोदी जी के साथ आ गए, ठीक है, खुशी की बात है। अब उनका भी रहेगा पॉलिटिक्स में लाइफ रहेगा। तो क्या मोदी जी के साथ आने से नीतीश जी को कुछ फायदा हो रहा है? बहुत अच्छा फायदा, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। पड़ोसी मुल्क नेपाल की एक महिला टूरिस्ट हैं जो फॉरबिसगंज के इस ढाबे पर आई हैं भोजन करने के लिए। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार का जो पॉलिटिकल मिजाज है वो कितना नेपाल के लोगों को भाता है, क्या चर्चा होती है और किस तरीके से लोग एंजॉय करते हैं। मैडम, आप सीमा पर हैं और बिहार जो है बिल्कुल सटा हुआ है, पड़ोसी तो किस तरीके का रिश्ता है और क्या पॉलिटिकल जो यहाँ की बातें हैं वो कितना? नहीं, बहुत अच्छा है बिहार। हम लोग आते जाते हैं, एकदम फैमिलियर घर जैसा लगता ही नहीं है पड़ोसी देश है, लगता है कि अपना घर जैसा। एक होता है ना, एक बाउंड्री, एक दीवार इधर तो एक दीवार उधर, बस इतना ही है। अररिया की सियासत पर बात करने के लिए कुछ युवा जो हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो संजीव पासवान है। संजीव जी, कैसे देखते हैं अररिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें युवाओं के लिए कितना स्पेस आप देखते हैं? क्या युवाओं को पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो महत्व दे रही हैं, मौका मिल रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई पॉलिटिकल पार्टी युवा को दे रही है, कोई भी पार्टी हो। रिजर्वेशन जो है मोदी जी ने दिया, 33% रिजर्वेशन है, वो तो 2029 में वो होगा, लागू होगा वो महिलाओं के लिए। लेकिन अभी तो कोई किसी भी पार्टी ने, मुझे बताइए रिसेंटली जो चुनाव हो रहा है इसमें कितने लोगों ने युवाओं को टिकट दिया?
या महिलाओं को, मुझे नहीं लग रहा। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग। मोदी जी ने कल कहा फरबिसगंज की सभा में कि जो आरजेडी या फिर जो अन्य जो पार्टियां हैं वो रिजर्वेशन जो है एक खास समुदाय के लोगों को देना चाहते हैं। मनमोहन सिंह का एक वीडियो जारी किया गया और एक आशंका जताई गई कि एक खास समुदाय को संसाधन पर जो है वो कब्जा करने की बात कांग्रेस कर रही है। उसका कितना असर दिखाई पड़ रहा है यहाँ के पॉलिटिक्स? देखिए, मोदी जी जो बेसिकली क्या होता है, मोदी जी जो बोलते हैं वो तो काम करते हैं, ठीक है। दूसरा बात है कि मोदी जी के सामने सब जो है बोने हैं। लग रहा है कि कोई भी आप स्टेट में फेस तो एक ही है मोदी जी का। लोग कैंडिडेट को नहीं देखेंगे इस बार, मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। यहाँ पर चूंकि ये कोसी और सीमांचल का इलाका है, हर साल यहाँ बाढ़ की समस्या जो है वो आती है और सैकड़ों घरों को लील जाती है। बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए तमाम लोग, हर वर्ग जाति धर्म के लोग अपील कर रहे हैं कि उनका जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो बाढ़ की समस्या से अररिया को निजात दिलाए। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। क्या बोले भारत के इस विशेष अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। किसी दूसरे शहर से हम जल्द जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।